हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड दूसरा पार्ट, जिसमें हम पहले पार्ट में सारी इंपॉर्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में, सब कुछ पढ़ चुके हैं। क्या कितनी सीरीज होती हैं, तो ये सब के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। और हम आज पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। और एक एक ही ऑर्बिटल जो आपका डी ऑर्बिटल होता है, उसी से हम सारी प्रॉपर्टीज को निकालने की कोशिश करेंगे और सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका पैरामैग्नेटिक, कलरलेस, कलरफुल, आयन कब बनते हैं, एटॉमिक रेडियाई कब इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है, ऐसा जो आपको इसमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है, कैसे देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन कैसे आता है, फिर आपके जो एटम होते हैं वो कब स्टेबल होते हैं और कब ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वगैरह जो जो प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है ना, तो चलिए आपके हम पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मेन प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या है, इन सब के बारे में पहले समझ लीजिए। पहला क्या, पहला तो सबसे पहला ही होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही हमको क्या देखने को मिलता है, चेंज होता है ना। तो पहला पॉइंट तो हो जाता है क्या हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, दूसरा पॉइंट हमारा होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसी ऑक्सीडेशन स्टेट से हम समझ सकते हैं किसको, स्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी मैंने अलग से लिख दिया है क्योंकि ये आपको पॉइंट थोड़ा सा अच्छे समझना है, क्योंकि आता है ना Cr+3 इज मोर स्टेबल देन Cr+2 है ना, रीजन क्वेश्चन में पूछता है। उन सबको भी हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट में हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एटॉमिक रेडियाई, है ना, रेडियाई होती है, रेडियस जिसे बोलते हैं। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप क्या स्टडी करेंगे, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे, पैरामैग्नेटिक, या आप ऐसे पढ़ दें, यहाँ पे लिख दें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है। फिर उसके बाद इसी में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, सिक्स प्रॉपर्टी में, इसे फिफ्थ ही बना देते हैं ना। तो सिक्स प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या समझने वाले हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट। इससे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, है ना। और सेवंथ प्रॉपर्टी में हम स्टडी करने वाले हैं क्या, कलरलेस और कलरफुल आयन, है ना। कलरलेस बनाएगा या फिर कैसा बनाएगा, कलरफुल बनाएगा, है ना। फिर इसी में आप एट्थ प्रॉपर्टी में क्या स्टडी करेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या पढ़ेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम सब स्टडी करने वाले हैं ओनली वन वे के थ्रू। ठीक है ना। अब कैसे स्टडी करेंगे ये चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, है ना। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बट अभी मेनली हम किसको डिस्कस करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे, जिनको हम एक ही टॉपिक के थ्रू डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। तो जैसे हम लोग समझते हैं कि सर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में एक्सेप्शंस बहुत सारे होते हैं, है ना। तो देखो एक्सेप्शंस होते तो हैं, बट कुछ एक्सेप्शन का कोई रीजन होता है ना। उस रीजन को अगर समझ लिया जाए तो शायद वो हमें एक्सेप्शन ना लगे, है ना, कि वो एक्सेप्शन नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं क्या रीजन होता है। जैसे हम डी ब्लॉक की 3D सीरीज को ले लें, किस कौन सी सीरीज को ले लेते हैं हम, 3D सीरीज को ले लेते हैं। 3D सीरीज में हमें दो एलिमेंट क्या मिलते हैं, एक्सेप्शन के फॉर्म में मिलते हैं। पहला कौन सा मिलता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, क्रोमियम, किस नंबर पे है, 24 नंबर पे है। और एक कौन मिलता है, कॉपर, जो कि किस नंबर पे है, 29 नंबर पे है। थोड़ा सा इसका ऑर्बिटल बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और चेक आउट करते हैं क्या ऐसा रीजन है जो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमको एक्सेप्शन मिलता है। चलिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आर्गन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 18 नंबर पे नोबल गैस है, या फिर आप स्टार्टिंग से हम पहले लिखते हैं, जिससे हमको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना। और यहाँ पे 3d10 को फिल करने से पहले 4s को फिल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जब 3d 4 होना चाहिए, 4s2 को पहले फिल करेंगे, है ना, और फिर 3d 4।
अब आप कहेंगे सर ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो यहाँ पे 3d5 हो जाता है। कंडीशन क्या होती है? तो चलिए हम यहाँ पे जैसे ही 34s1 लिख देते हैं, 3d5 लिख देते हैं, तो आप बोलते हैं सर ये तो एक्सेप्शन हो गया। आप डी ऑर्बिटल्स को बनाएं। डी ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5, 1 2 3 4 5, है ना। और यहाँ पे 4s ऑर्बिटल को बनाएं। आप बाबू ने बोला था कि पहले s ऑर्बिटल फिल होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि लोअर एनर्जी सेल पहले फिल होगी, फिर हाई एनर्जी सेल डी ऑर्बिटल फिल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पहले डी को फिल किया गया, फिर एस को फिल किया गया। हमने एक्सेप्शन बोल दिया, सबके माइंड में घूमने लगा एक्सेप्शन एक्सेप्शन, है ना। लेकिन अगर हम इसी चीज को देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करें, चलिए हम फिल करते हैं। 3d के पास कितना है? पहले 4s के पास कितना है? 1। 3d के पास कितना है? 5 है। 1 2 3 4 5। बट पहले वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए था? 4s2 3d4। तो हम यहाँ पे 4 फिल करें और यहाँ पे कितना फिल कर दें? 4s2। तो ये 4s का है 2, और यहाँ पे हमने लिखा क्या? 3d4। अगर ऐसी कंडीशन में एटम होता तो आप देखिए क्या यहाँ पे इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता? नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल इसका क्या रहता है? वैकेंट रहता है। इसकी वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया गया? गैदर कर लिया गया, मतलब पुल कर लिया गया, और जिससे इलेक्ट्रॉन आके जब यहाँ फिल हो गया, तो जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन हटा तो देखिए सारे ऑर्बिटल में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही अच्छा हो गया है, इक्वल हो गया है। तो इस एटम ने क्या फाइंड कर ली है? स्टेबिलिटी फाइंड कर ली है ऐसे फेज में। इसीलिए आप भी सोचिए, जब आप कोई सामान लेने जाते हैं और आपको लगता है कि मैं छोटे वाले सामान का 1 रुपया लगा के बड़ा वाला सामान ले सकता हूं, तो आप क्या करेंगे? फिर सामान को, बड़े वाले सामान को ले लेते हैं, फिर छोटे वाले सामान को थोड़ी देर के लिए निग्लेक्ट करते हैं, है ना। तो ये वही एटम करता है, जैसे हम बिहेव करते हैं, नेचर में एटम होता है, हम भी नेचर में होते हैं। अपने बिहेवियर को ज्यादातर आप मैच करिए एटम से, काफी मैच होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि क्यों यहाँ पे ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 और 4s1 क्यों हो जाता है ना। रीजन वाइज जान गए आप। उसके बाद कॉपर को भी देख लेते हैं। कॉपर में क्या कंडीशन है? कॉपर को देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखने लग जाते हैं, तो ये हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d9 और 4s2 होना चाहिए। बट इसकी जगह पे एक्सेप्शन के फॉर्म में क्या आ जाता है? 3d10 और 4s1। और फिर हमारे माइंड में रहता है सर एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि s1 पहले फिल नहीं होना चाहिए, मतलब पहले फिल होना चाहिए, और बाद में क्या फिल होना चाहिए? डी। तो पहले किसको फिल कर दिया आपने? डी को फिल कर दिया, उसके बाद एस को फिल कर दिया, है ना। तो अब देखिए हम इसका ऑर्बिटल बनाते हैं। ये डी ऑर्बिटल्स बन गए और इसका एस ऑर्बिटल बन गया। अगर हम इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग लिखें, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, और यहाँ पर कितना है? 1 2। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन से केवल एक इलेक्ट्रॉन कम है, ये आपका 3d ऑर्बिटल, है ना। और यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही है ना। तो अगर s वाला नहीं फिल होगा तो कोई बात नहीं, वो 4s में है, 4 सेल में है, बट 3d वाला 3 में है, और इसके s और p फिल हो चुके हैं, तो इसको तो फिल होना बहुत कंपलसरी है। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर लेगा? गेन कर लेगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो इसका मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? 3d10 और 4s। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे कि एक्सेप्शन नहीं होता, बट वो कंडीशन होती है जो उसको एक्सेप्शन के फॉर्म में लेके आती है। तो एक प्रॉपर्टी तो हमने समझ ली, क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम होने लग जाएगी, हम तुरंत समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस लिए चेंज हुआ होगा। क्यों? इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ होगा, जिसकी वजह से वो उसने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया होगा कहाँ से? अपने लोअर एनर्जी सेल से, और उसको इक्वल करने के लिए उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा चेंज कर दिया होगा, है ना। तो यही कंडीशन होती है। इसके बाद ये तो हम समझ गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ऐसा आइटम 47 पे आपका सिल्वर होता है, वो भी शो करता है, उसमें क्या आ जाता है? 4d10 आ जाता है, 5s1 आ जाता है। तो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 रहा होगा सर, और यहाँ पे 2 रहा होगा, तो इसको 9 से 10 होने में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो इसने इसे ले लिया होगा, तो ये 4d10 शो करने लग गया, और ये 5s1 हो गया, है ना। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब जितने भी देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट में, आपको इसी कंडीशन पे बेस्ड मिलेंगे।
तो समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंजेस रहेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद पॉइंट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आप सोचिए कि कोई एस सबसेल है, एस होती है और डी होती है, डी ब्लॉक एलिमेंट है ना। तो एस सबसेल है और डी सबसेल है। अब एटम, किसी एटम से रिएक्शन करने के लिए मान ली वो कोई एलिमेंट है और सारे मेटल है तो आयन बनाएंगे ही, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इनकी तो मतलब क्या कहते हैं, एक तरह से पॉसिबिलिटी ही है ना। मतलब कहते हैं कि इनको एटम से मेटल इसलिए बोला गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर रखते हैं। आपने क्लास में पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और क्या करे, प्रोटॉन को, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव आयंस बनाए उसे क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। तो मेटल में तो ये टेंडेंसी ही है। तो अगर हम एक स्कैंडियम एलिमेंट को ले लें, 21 पे स्कैंडियम एलिमेंट है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अब आर्गन से लिखता हूँ। आर्गन 18 नंबर पे होता है, तो यहीं से पहले 4s1 4s2 और 3d1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 18 नंबर पे है ना। तो 18 नंबर पे कोई नोबल गैस है, जिस नंबर पे नोबल गैस आती है, जैसे हीलियम, नियॉन, 18 पे ये क्रिप्टॉन 36 है ना, तो उनको आप यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे से राइट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उसके पहले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप नोबल गैस का यूज करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4s2 3d1 लिखा है। अब आप बताइए कि इसके दो ऑर्बिटल होंगे, एक तो डी ही होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो एटम तो चाहेगा ही कि भाई मेरा एक भी इलेक्ट्रॉन चला जाए, कम से कम सुकून की जिंदगी रहेगी, सारे ऑर्बिटल्स खुश रहेंगे कि ये भी टॉफी किसी को नहीं मिली है ना। और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो जब वो लोअर एनर्जी सेल से पहले निकालता भी है, जैसे वो फिल करता है पहले लोअर एनर्जी सेल को, ऐसे पहले यहाँ से निकालता भी है, तो जब भी यहाँ से निकालेगा तो उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में करने के लिए कितना डोनेट करेगा, +2। तो पहली तो ऑक्सीडेशन स्कैंडियम क्या शो करेगा, +2। दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेगा, एक ये भी निकाल सकता है, तो दोनों को निकाल सकता है क्योंकि इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं रहा, तो इसको भी निकाल देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कैंडियम +3। तो इस तरह से स्कैंडियम दो ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट शो करेगा, +2 एंड +3। तो बात समझ में आई। तो क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि कोई भी एटम ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए बनाता है ताकि वो स्टेबल हो सके, और अगर वो स्टेबल फॉर्म में है तो वो ज्यादा शो नहीं करता कि नहीं नहीं मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाए या मेरा बिहेवियर नहीं मुझे रिएक्शन करना। देखो मैंने बताया ना कि एटम मेटल क्यों बना, कोई एलिमेंट मेटल जाके इसमें क्यों बना, क्योंकि उसकी टेंडेंसी ही है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव आयंस बनाना, ठीक है ना। तो जितना वो कोशिश करेगा, जितनी एनर्जी उसके पास होगी उतना वो डोनेट करेगा। जैसे मैग्नीज +7 तक डोनेट कर देता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा मैग्नीज का, है ना। तो ये बातें तो समझ में आ गई। मैग्नीज लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैग्नीज ले लिया, मैग्नीज आपका किस नंबर पे है, 25 नंबर पे। क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, है ना। तो मैग्नीज को अगर हम देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन को ले लेते हैं हम, तो 4s2 3d5 हो जाएगा ना। 4s2 मीन्स 18 to 20, 20 और 5 25। तो अगर इसका हम ये फिल करें ऑर्बिटल पहले, है ना, d ऑर्बिटल्स और उसके बाद s ऑर्बिटल, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। देखिए मैग्नीज जो है इस टाइम इसका जो डी ऑर्बिटल है बड़ा अच्छे से स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर अगर इसकी हो जाए Mn+2, ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो फिर उसके बाद जो डी ऑर्बिटल का एनर्जी सेल होगा उसमें देखिए सब में 1 1 इलेक्ट्रॉन, कितनी अच्छी स्टेबिलिटी है ना इसकी। तो यहाँ पे बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा एटम। तो Mn+2 क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। क्यों स्टेबल है, क्योंकि स्टेबिलिटी भी फाइंड हो रही है यहीं से, है ना। तो क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसकी सब जो इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग है वो क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में है। और यहाँ से s को निकाल दिया, s सबसेल का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगा 3 में, है ना। सेल 3 से थर्ड सेल में है तो थर्ड सेल का इलेक्ट्रॉन तो थर्ड सेल में ही रहेगा, ठीक। वो तो फीलिंग होती है आप बाउ के अकॉर्डिंग, ठीक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फील होता है। तो ये Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट यहां से निकालेगा तो +3 भी हो जाएगी, है ना। एक और इलेक्ट्रॉन अब निकालना पड़ेगा क्योंकि एक निकाल दिया तो डिफरेंट एनर्जी लेवल हो गया। एक और निकाला +4 भी हो गया, अगला निकाल दिया +5 हो गया, अगला भी निकालना पड़ा +6 हो गया, और अगला भी निकाल दिया तो क्या हो गया +7। फिर इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दी, +3 +4 +5 +6 +7, है ना। तो इसीलिए मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जो मैग्नीज होता है वो काफी टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आयरन को इसी जगह पे ले लें, आयरन किस नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
आपको पता ही है कि यहीं पे क्या हो जाएगा 4s2 3d6 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को लिखेंगे, यहीं से हम सारी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, तो कंटिन्यूअस आपको इस पे लगे रहना है ना। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और फिल होगा और यहाँ पे पहले 4s को फिल कर लेगा 1 2। तो आयरन क्या करेगा आप देखो, यहाँ के ऑक्सीडेशन नंबर को निकालेगा, तो कितना हो जाएगा, आयरन Fe+2 हो जाएगा, है ना। पहले एस सबसेल से ही निकालेगा, फिर लेट कर लीजिए इसको भी निकाल दिया, और यहाँ से ये जो एक इलेक्ट्रॉन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम कर रहा था वही तो निकालेगा ना। तो यहाँ से निकाल दिया तो क्या हो गया, +3 हो गया, है ना। तो Fe+3 भी हो गया, +2 भी हो गया, और आप देखते हैं ना कि ज्यादातर आपको आयरन के Fe+2 Fe+3 ही दिखाई देते हैं। और भी ऑक्सीडेशन नंबर चाहे तो एनर्जी अमाउंट लेकर ये और भी इलेक्ट्रॉन्स को निकालकर और भी ऑक्सीडेशन नंबर +4 +5 +6 की +5 तक शो कर सकता है, कौन, आयरन, है ना। तो इस तरह से एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, और रिलीज करने की वजह से अपने अंदर एक किसका बिहेव लाता है, मेटल का बिहेव लाता है। और ऐसा वो क्यों करता है, केवल और केवल उसको क्या चाहिए होती है, स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी होती है, और उसी स्टेबिलिटी के लिए उसकी वो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है जितना वो डोनेट करता है, और कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। तो तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि अगर कोई भी एटम में इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है Mn+2 इज मोर स्टेबल देन Mn+3, है ना, तो ये इससे ज्यादा स्टेबल है। तो क्यों, क्योंकि Mn+2 में क्या हुआ है, ये दो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, डी सबसेल में एनर्जी कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक। और Mn+3 में डी सबसेल में कंप्लीटली एनर्जी फिल नहीं होगी, जिससे क्या स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, या स्टेबिलिटी कम हो जाएगी एटम की, जिसकी वजह से ये एटम स्टेबल नहीं होगा, है ना, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं होंगे, है ना। या एक तरह से सबसे अच्छा रीजन है कि d ऑर्बिटल्स में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा और एटम कम स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। अब उसके बाद आता है एटॉमिक रेडियाई। आप ये बताइए, जैसे लेट कर लीजिए एक एटम है हमारे पास, ये न्यूक्लियस है ना, और न्यूक्लियस के आपके सराउंडिंग क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन सर्किल लगा रहे होते हैं, है ना। तो अब आप सोचो कि किसी भी एटम पे जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, मतलब जितना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ले जा रहा है, मान लीजिए Mn+2 हो गया, Mn+3 हो गया, Mn+ क्या हो गया, 4 हो गया, है ना। मैं कैपिटल लेटर में रहता है M, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे Mn+5 हो गया, मतलब बहुत सारी ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है ना मैं, Mn+7 हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हो क्या रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से, तो एटम यहाँ के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल करेगा ना। और जब पुल करेगा तो जो ये रेडियस है, रेडियस एटम की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज एटम पे बढ़ता है, वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस की क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इस एटम में अगर आप देखें तो स्कैंडियम में पॉजिटिव चार्ज कम है, स्कैंडियम +3 हो रहा है ना। और उसके बाद अगर आप देखें तो लास्ट में जिंक, है ना, जिंक एटम है ना, या हम ऐसे समझ लें कि स्कैंडियम है आपके पास और क्या है, जिंक है, जिसकी एटॉमिक रेडियाई क्या है, थोड़ा ज्यादा होगी। बट और एटम्स में पॉजिटिव नेचर यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो पॉजिटिव वाला है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से वो उसकी बाहर वाली शेल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और उसकी एटॉमिक रेडियाई को क्या कर देगा, लेस कर देगा। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगी, नहीं, वो ऐसे सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि वो एटम कैसा है ना। मतलब बीच में कभी कभी डिक्रीज होने लग जाएगी, कभी कभी क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी। जैसे क्या कि एटम स्टेबल हो गया, एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर रहा है ना। जैसे आयरन आपने देखा कि वो 2 और 1 यहाँ पे दे देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट किया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट किया, स्टेबिलिटी पा गया। तो अब ये एटम को डोनेट ही नहीं कर रहा, तो इसकी जो एटॉमिक रेडियाई होगी वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो बीच में कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज ऐसे होता रहता है ना। बट आप ऐसे बोल सकते हैं कि विद द इंक्रीज ऑफ क्या, न्यूक्लियर चार्ज द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज, है ना। जैसे जैसे एटॉमिक चार्ज सॉरी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एटॉमिक रेडियाई क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब समझ गए हैं कि एटम में इक्वल जो ऑर्बिटल है इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब समझ गए हैं कि कोई भी एटम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, डोनेट करता है।
और जब तक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाता तब तक वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। ऐसी टेंडेंसी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को शो करती है। जब पहले तो 4s से तो 2 निकाल ही देगा, तो +2 तो सभी अप्रोक्सीमेट सभी शो करेंगे, है ना। और उसके बाद जो वन में फिलिंग होती है तो वो तो होंगे, जैसे क्रोमियम होता है ना। क्रोमियम प्लस आपका 2 भी शो करता है, 3 भी शो करता है, 4 भी शो करता है, 5 भी करता है, 6 भी करता है ना। कि उसकी कंडीशन ही बन जाती है क्रोमियम की, है ना। जैसे क्रोमियम का हम ऑर्बिटल ले लेते हैं, है ना। तो क्रोमियम में क्या होता है, इसमें 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है। और 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, ठीक। और s वाले में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में एक भी इलेक्ट्रॉन गया तो ये वाला भी जा सकता है +2, है ना। ये वाला भी जा सकता है +3, ये वाला भी गया +4, ये भी गया +5, और ये भी जाएगा क्योंकि रिपल्सन फिर होने लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा +6। तो यहां तक क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, बट सबसे ज्यादा कौन शो करता है, मैग्नीज। ये चीज ध्यान रखना। फिर यहीं से आता है वर्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब आप सोचिए कि एटम के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही बढ़ जाएगी, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी तो न्यूक्लियर चार्ज उतना ही बढ़ जाएगा, और एटम नेगेटिव आयंस को उतनी ही तेज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा। और जो अट्रैक्शन की ही प्रॉपर्टी होती है उसी को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, है ना। क्योंकि जो एटम मैग्नेट होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं फिर रिपेल करते हैं, है ना। सेम पोल होते हैं तो रिपेल करते हैं, और डिफरेंट टाइप पोल होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। बट यहाँ पर जो आप बार बार पढ़ते हैं क्या, एक प्रॉपर्टी बार बार आप पढ़ते जाते हैं ना, एक पैरामैग्नेटिक, है ना। एक पढ़ते हैं क्या, डायामैग्नेटिक, है ना। एक क्या पढ़ते हैं, एक फेरोमैग्नेटिक भी पढ़ते हैं, है ना, फेरोमैग्नेटिक। इन सब के बारे में देखेंगे कि कब कैसे क्या एटम होता है, और कैसे हम फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड होता है। क्वांटम नंबर जब आई थी उसने भी कहा था कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है किसी भी एटम की, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया था इससे, ठीक है। अब देखिए पैरामैग्नेटिक जैसे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक का नेचर ऐसा होता है कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो करेगा, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थोड़ी सी होगी इसमें, है ना। तो इसका मतलब उसे बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, ऐसे समझ लीजिए। डायामैग्नेटिक का मतलब ये, मतलब मैग्नेट इधर है और मुंह उधर कर लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। और अब जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा इसका मतलब क्या हो गया कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि अनपेयर्ड रहेगा तो वो चाहेगा कि कोई रिएक्शन करके पेयर कर ले, लेकिन जब अनपेयर्ड है ही नहीं तो वो किसी से रिएक्शन करेगा ही नहीं, और जब रिएक्शन करेगा ही नहीं तो इसका मतलब हो गया कि एटम कैसा बिहेव करेगा, डायामैग्नेटिक बिहेव करेगा, यानी वो किसी को अट्रैक्ट नहीं करने वाला, है ना। और कोई आएगा भी एटम तो उससे रिएक्शन नहीं करने वाला, क्योंकि उसकी सेल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए मैं ले लूं कॉपर, क्या ले लूं, कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d10 4s1, यही तो होता है ना, वही एक्सेप्शन का वाला फॉर्म। तो यहाँ पे अगर हम फिल करें 3d वाली सेल को 1 2 3 4 5, है ना, 6, डबल फिल कर दें 7 8 9 10, तो ये क्या है, कंप्लीटली डी ऑर्बिटल क्या है, फिल्ड है। अब आप बताइए कोई भी एटम आ रहा है भाई साहब से रिएक्शन करने, भाई साहब मुझसे रिएक्शन कर लो, तो ये क्या बोलेगा, नहीं हमारे तो कंप्लीटली सेल क्या है, फिल्ड है, हम तुमसे रिएक्शन करने वाले नहीं। तो मतलब ये किसी की तरफ अट्रैक्ट होने वाला आदमी नहीं है, मतलब किसी एटम के पास जाने वाला नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ऐसे एटम जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक बोलेंगे। क्लियर है। अब फेरोमैग्नेटिक वर्ड आता है। फेरोमैग्नेटिक मतलब होता है जिसके पास बहुत अच्छे अच्छे क्या है, मतलब बेल्ट, बढ़िया एक आपका ऑर्बिटल है, और ऑर्बिटल में अच्छे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ज्यादा से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ऐसे एटम को आप फिर क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक। क्लियर हो गया कि मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है किसकी तरफ, किसी एटम की तरफ, और उससे रिएक्शन करने की कोशिश कर रहा है। तो आप देखते हैं Fe+2 Fe+3, ये सब एटम बहुत सारे रिएक्शंस करते हैं और ये मैग्नेटिक बिहेव भी करता है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ये होते हैं पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो इसी तरह बोला जाता है कि कॉपर प्लस जो है वो क्या है, डायामैग्नेटिक है, बट कॉपर +2 जो है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। क्यों है, तो कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वैसे आर्गन 18 नंबर पे, और फिर 4s1, और क्या होता है 3d10 होता है। तो जैसे ही कॉपर प्लस लगाएंगे इसका मतलब एक कॉपर वैसे नॉर्मल था तो इतना होता था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
कॉपर का केवल ओनली मैंने अभी लिखा ना, कॉपर का ये होता था आर्गन लेके, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो प्लस लगाया, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, और निकलेगा सबसे पहले कहाँ, लोअर एनर्जी सेल से। तो ये भाई साहब हो गए हैं क्या, जीरो। और जब ये जीरो हो जाएंगे तो बचा क्या, 3d10। और 3d10 में देखो सारे ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन सब में है। तो इसका मतलब हो गया ये भाई साहब कैसे हैं, डायामैग्नेटिक, है ना। तो you will say that there is no unpaired electron in copper plus ion, है ना। That's why it behaves like as a diamagnetic। But अगर आप कॉपर प्लस 2 को देखेंगे तो जैसे ही आप देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा, 2 प्लस हो जाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 3d9 और 4s0। तो ऐसी कंडीशन में देखो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब इसमें थोड़ा सा माइंड में आ जाएगा कि चलो रिएक्शन कर ही लेते हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में किसी ना किसी एटम से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो जब रिएक्शन करेगा तो थोड़ा सा क्या, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, अट्रैक्ट करने की एटम की प्रॉपर्टी शो करेगा, तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है पॉइंट, ठीक है ना। तो समझ में आ गया कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, ठीक। अब इसके बाद आता है मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट। अब मूवमेंट किस पे डिपेंड करेगा, भाई इसमें भी तो कोई ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, कोई लेस पैरामैग्नेटिक होगा, किस कंडीशन में। अब आप सोचिए, जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था वैसे वैसे एटम की किसी से रिएक्शन करने की जो एक्साइटमेंट थी वो भी बढ़ रही थी। तो जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था, एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, उसके अंदर मूवमेंट आ रहा था, यानी और कोई एटम आ गया हम रिएक्शन कर लें, है ना। स्टेबिलिटी के लिए वो क्या कर रहा था, किसी एटम से एक्साइट मतलब एनर्जी उसको मतलब फील हो रही थी कि मुझे अब क्या करना है, रिएक्शन करना, कर लें, एटम रिएक्शन हो जाए, है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रॉपर्टी निकल के आती है उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट। और इसका एक फॉर्मूला होता है, और मेन प्रॉपर्टी यहीं से देखिए, सारा कुछ आपका बेस से निकल रहा है ना। बेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, है ना। इसी को आप समझ के आप सारी प्रॉपर्टी को बता सकते हैं, सारी प्रॉपर्टी को बाहर रख सकते हैं निकाल के, है ना। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब हो गया कि कोई भी एटम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब जैसे मान लीजिए, लेट कर लीजिए कि हमें दे दिया गया कॉपर प्लस 2 ही दे दिया गया, क्या दे दिया गया, कॉपर प्लस 2, और कॉपर प्लस, अब इसमें बोलेगा डायामैग्नेटिक है, और ये वाला क्या है, पैरामैग्नेटिक है, क्यों है। या फिर ऐसे बोल देगा कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ये होता है, तो बताइए कॉपर प्लस का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है। या फिर कह देगा कॉपर प्लस में का मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं फाइंड किया जा सकता, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इतना, क्यों हुआ है। तो आप बोल देंगे भैया इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसीलिए डायामैग्नेटिक बिहेव करता है। जो डायामैग्नेटिक बिहेव करेगा उसका मैग्नेटिक मूवमेंट हम फाइंड नहीं कर सकते। भाई डायामैग्नेटिक का मतलब हो गया वो मैग्नेट की जरा बिहेव करने वाला ही नहीं है, वो किसी से अट्रैक्ट होने वाला ही नहीं है। और जब अट्रैक्ट होने वाला नहीं है तो इसका मतलब वो रिएक्शन करने के लिए आगे आएगा ही नहीं। जो नहीं आएगा तो उसका मतलब डायामैग्नेटिक हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट इज जीरो, ठीक। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी एटम किसी से रिएक्शन नहीं करता, या फिर कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट किसी एटम से रिएक्शन नहीं कर सकता, या नहीं करता है ना। तो उसका बिहेव कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। भाई वो किसी से रिएक्शन ही नहीं करना चाहता, अट्रैक्ट ही नहीं होना चाहता, है ना। या फिर एक कंडीशन और हो सकती है कि उसके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो चाहता ही नहीं कि मेरा रिएक्शन, है ना, ठीक। क्योंकि एनर्जी ऑर्बिटल में क्या होगा, इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिससे वो अपने अंदर किसी भी टाइप का डिसबैलेंस नहीं करेगा, एनर्जी को निकालेगा ही नहीं, तो अपना वो पड़ा है। जैसे इसी में आ जाता है एक पॉइंट क्या, कलरलेस एंड कलरफुल आयन। क्यों, क्योंकि जब एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, पहले एक पॉइंट थोड़ा सा देख ही लेते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना, है ना। क्या निकालना, मैग्नेटिक मूवमेंट। क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं जो कहेंगे कि सर मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना फिर नहीं बताया, है ना। तो यहाँ पर देखिए, मैग्नेटिक मूवमेंट जब आपको निकालना हो तो आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है म्यू से इसको डिनोट करते हैं, म्यू इक्वल टू एन अंडर रूट में ब्रैकेट में एन प्लस टू, एन और क्या, एन प्लस टू। एन क्या है, एन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैं इसको इतनी देर से इसलिए लिख रहा हूं ना क्योंकि आपको चीजें समझ में आए, ठीक। क्योंकि यहीं से क्लियर होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड, ऐसे ही लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे हम मान लेट कर लीजिए फाइंड करने जा रहे हैं मैग्नेटिक मूवमेंट Fe प्लस टू का, इसका Fe प्लस टू का। अच्छा एक बात ध्यान रखना,
कभी कभी किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम चेंज ही हो जाता है, किसकी वजह से, इसी प्लस चार्ज की वजह से, है ना। जैसे यहाँ ये स्कैंडियम +3 लिखा है, पता है कैसे बिहेव कर रहा है? इट इज बिहेविंग लाइक एज अ आर्गन गैस, एज अ नोबल गैस, बिकॉज इट हैज रिलीजेड इट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि 4s2 और 3d1 होता था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और तीनों उड़ा दिए इसने, तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। और जब तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसका मतलब क्या हो गया? कैसे बिहेव करने लगे भाई साहब? भाई साहब बिहेव कर रहे हैं एज अ नोबल गैस, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा तो कितनी है? इसकी +3 है, ठीक। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे Fe+2 लिखा हुआ है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करें तो 26 नंबर पे भाई साहब होते हैं, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन, और क्या लग जाता है? 3d6 और 4s2, है ना। ये तो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, ऑर्बिटल्स की 1 बाई 1 फिलिंग करेंगे, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6, है ना। और यहाँ पे 4s2 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज +2 है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने उड़ा दिए। तो अब इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे? ये पेयर्ड है, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। जिसमें पेयर्ड नहीं है, मतलब एक और दो कपल होते हैं ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंटी क्लॉक क्लॉक, है ना। तो इस तरह से एक, कितने इलेक्ट्रॉन्स के पास ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स जो कि क्या है? अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड है तो यहीं पे क्या रख देंगे? 4, और ब्रैकेट में 4+2 अंडर रूट, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 6 24, है ना। और 24 को हम निकाल सकते हैं किससे? 25 -1 से, और इसका फॉर्मूला बताया क्या? रूट एक्स प्लस 1/2 √x इंटू डेल्टा एक्स, है ना। और डेल्टा एक्स क्या होता है? जो आप यहाँ से डिक्रीज किए होते हैं, इसको एक स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। √x निकालोगे 5, प्लस इसका हो जाएगा 1/2 इंटू 5, और इंटू में आ जाएगा इसका 1, तो यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 5 टू द 10, 10 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 0.1, तो अप्रोक्सीमेट इसी को माइनस कर देंगे, 4.9 के समथिंग आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या? और हाँ, इसको, इसकी यूनिट को मान लीजिए 4.90 आ गया, तो BM करके लिखते हैं। तो जो यूनिट होती है वो क्या होती है? बोहर मैग्नेट्रॉन, है ना। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पे आप थोड़ी सी गलती कर जाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या क्या समझ लिया? मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेज, स्टेबिलिटी, एटॉमिक रेडियस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मूवमेंट, और कलरलेस कलरफुल आयन भी समझ लेते हैं। अब देखिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कोई भी एटम किसी से रिएक्शन करेगा, है ना। और अगर अनपेयर्ड नहीं है तो एटम किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। तो क्या कंडीशन है कि सर कोई भी एटम नया प्रोडक्ट तब बनाएगा जब उसमें क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन D0 से D0 वाले एलिमेंट और D10 वाले एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। क्यों? क्योंकि स्कैंडियम अगर मैंने प्लस लिख दिया तो इसका मतलब हो गया, अगर मैंने मान लेट करिए स्कैंडियम +3 लिख दिया, क्या लिख दिया? स्कैंडियम +3, और मैंने पूछा क्या ये कलरफुल आयन बनाएगा, तो आप क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था मैंने, बहुत सदियों पहले लिखा था, तो क्या आया था? 4s1 3d, सॉरी 4s2 3d1। तो आपने +3 बोला तो तीनों इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कर दिए? बाहर निकाल दिए। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो कैसा गया? 4s0 3d0, कुछ नहीं बचा इनके पास। तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इनके पास कि ये जाके किसी से क्या करे? रिएक्शन करे। इट इज बिहेविंग लाइक एज अ ऑर्गन गैस, नियॉन गैस, ये किसी से रिएक्शन करने वाला ही नहीं है। और जब भाई साहब रिएक्शन नहीं करेंगे तो क्या इनके पास कोई एटम ऐसा आएगा कि जिससे नया कंपाउंड प्रोडक्ट बनाए, कलरफुल आयन बनाए? नहीं ना। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई D0 पे आ गया तो उसका कोई भी कलरफुल आयन नहीं बनेगा। ऐसी कंडीशन में वो कैसा होगा? कलरलेस होगा। पॉइंट समझ में आ गया? अब D10 है, क्या है? D10 है, क्या ऐसी कंडीशन में कोई रिएक्शन करेगा? जिसके d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि जिस एटम के d ऑर्बिटल क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है, वो किसी से रिएक्शन करेगा क्या? नहीं करेगा ना। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको रिएक्शन की जरूरत ही नहीं है, वो डायमैग्नेटिक बिहेव कर रहा है, उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत सारे रीजन दे सकते हो, है ना। और उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी से, है ना।
वो अपने उसमें रिपल्सन नहीं स्टार्ट करना चाहता है ना। तो इसी तरह क्वेश्चन रीजन में आते हैं और इसी तरह बताना भी होता है इसको। और आप लोग सोच रहे होते हैं नहीं नहीं इसको लर्न कर लेते हैं, इसमें ऐसा होगा, इसमें ये लॉजिक लगेगा, इसमें वो लॉजिक लगेगा, दो चार जगह से और पढ़ लिया तो फिर ये सब लॉजिक बताया, वो लॉजिक बताया। पॉइंट को समझो, बस बेस को समझो, कहाँ से ये उठ रहा है ना। यहाँ पे देखो D10 हो गया, जैसे कॉपर को ले लें, ये भाई साहब कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कॉपर प्लस लिया हमने, है ना, और कॉपर प्लस ले लिया, बोला कलरलेस आयन बना रहा है। लेकिन कॉपर प्लस 2 ले लिया, बोल दिया कलरफुल आयन बना रहा है। क्या रीजन है? तो कॉपर प्लस को जब हमने देखा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले कॉपर का निकालना पड़ेगा, तो क्या होता है 4s1 3d10। तो ऐसी कंडीशन में कॉपर प्लस ने S से निकाला था, 3d उसका अभी भी क्या था, कंप्लीट था ऑर्गन को लेके, 4s क्या था, 0 था, है ना। पहले लिख लेते हैं उसके बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। तो 4s 0 था, अब इसका 3d10 था, तो इसका तो d ऑर्बिटल क्या अभी भी कंप्लीटली फिल्ड है। तो भाई साहब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो कौन डिसबैलेंस करना चाहेगा, अच्छा खासा सो रहे हैं, कौन परेशान करना चाहेगा, नहीं चाहते आप भी कि हमको कोई परेशान करे, है ना। बट इनमें कॉपर प्लस 2 हुआ तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और डोनेट हुआ, और वो कहां से डोनेट हुआ, इसका मतलब इस d ऑर्बिटल से डोनेट हुआ। और जैसे ही इस d ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ, इसका मतलब अब इस ऑर्बिटल में हो गई अनस्टेबल, थोड़ी अनस्टेबिलिटी आ गई। कैसे आ गई कि अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अब एटम भागेगा क्या करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए। जब जिससे किसी से भी रिएक्शन करेगा कुछ ना कुछ आयन या कलरफुल आयन बनाएगा, है ना। तो अब रिएक्शन करेगा, मजबूर हो गया, तो ऐसी कंडीशन में कलरफुल आयन बनेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि D0 और D10 वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो कलरफुल आयन नहीं बनाते, है ना। जैसे लेट कर लीजिए Zn+2, है ना, तो ये भी कलरफुल आयन नहीं बनाएगा क्योंकि इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10, है ना। तो 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, +2 लगा है, तो ये उड़ गया, तो 3d10 बचा ना, और 3d10 इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा, और ऐसी कंडीशन में कलरफुल आयन नहीं बनाएगा। तो बात समझ में आ गई। तो अब ऐसे क्या बोल सकते हैं कि इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में ये किसी एटम से रिएक्शन करेगा नहीं, और जब रिएक्शन करेगा नहीं तो कलरफुल आयन बनाएगा नहीं। या फिर रीजन क्या बता सकते हैं, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दिस एटम कैन नॉट मेक एनी टाइप ऑफ कलरफुल आयन, है ना। यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, डायमैग्नेटिक बिहेव कर रहा है ना, इसीलिए किसी से रिएक्शन ही नहीं करेगा। जब रिएक्शन नहीं करेगा तो ये कोई भी कलरफुल आयन बनाएगा नहीं। ठीक हो गया क्लियर, पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है ना। और एक पॉइंट आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। अब आप सोचो कोई भी एटम अगर स्टेबिलिटी में आ गया, लेट कर लीजिए स्टेबल हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, हो गया स्टेबल, तो अब आप आए हो उसको क्या करने के लिए, एनर्जी देने के लिए, उसको मेल्ट करने के लिए। तो वो कहेगा हटो हम अपनी जगह पे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो एटम ज्यादा बढ़िया इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, मतलब अच्छे से इलेक्ट्रॉन में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा पेयर्ड होगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिनमें नहीं होगा वो पहले से ही चाहते हैं कि हमारे अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। जैसे हम स्कैंडियम को देखें, स्कैंडियम बेचारा एक इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा हुआ है, स्कैंडियम को ले लें, तो स्कैंडियम में 5d ऑर्बिटल्स हो गए और ये s वाला हो गया, तो s वाले में तो 2 किलो होता है, इसमें एक ही होता है। तो इसका बेचारे का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत कम होगा, थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग लेगा, है ना, और हटेगा, जैसे एटम डिसेबल होने लग जाएगा, स्टेबिलिटी कम होने लग जाएगी और एटम जल्दी जल्दी अपने आयंस को रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी कंडीशन में इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, लेस होगा। तो समझ गए होंगे कि अगर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्बिटल्स में अच्छा है तो एटम स्टेबल होगा, और जितना स्टेबल होगा उतना ही उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी आप समझ ही चुके हैं। फिर उसके बाद एक और पॉइंट आता है, ज्यादातर पेपर में पूछता है, क्या कहता है कि कोई भी एटम जैसे जिंक, कैडमियम, है ना, और आपका ये क्या कहते हैं एक एलिमेंट है जिसका नाम है मरकरी, है ना। तो ये सारे एलिमेंट जो हैं वो बोले जाते हैं कि भाई ये डी ब्लॉक के एलिमेंट ही नहीं, बोला जाता है ना, कभी कभी मिल जाता है पेपर में, Zn+2 भी दिया रहता है, Cadmium+2 भी दिया रहता है, Hg+2 भी दिया रहता है, तब भी वो बोलता है भाई ये डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। क्या रीजन है भाई, क्या दुश्मनी है इनकी। आप ये सोचिए, आप क्लास 10th में क्लास 10th पास कर, है ना, क्या आप बोलोगे कि मैं क्लास 10th में नहीं, क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि आपने तो क्लास 10 पास कर ली ना, आपने क्लास 10 का जो टारगेट था वो कंप्लीट कर लिया ना। तो इसमें डी ऑर्बिटल लास्ट सेल होती है, ये 3d सीरीज का है लास्ट एलिमेंट, ये 4d सीरीज का है 48 नंबर पे, है ना, और ये आपका 30 नंबर पे, और ये आपका 80 नंबर पे, है ना। तो ये आपका 5d सीरीज का है, और कॉपरनिशियम होता है वो इतना ज्यादा अभी वेरीफाइड नहीं है ना, तो उसके बारे में डिस्कस ही नहीं करता। तो यहाँ पे 5d सीरीज का है, तो Hg है,
तो ये भी तीनों डी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है, हम आप भी ऐसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो एक सैंपल चला आ रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो कहने का मतलब वही पॉइंट इसमें चलता आ रहा है, स्टेबिलिटी, एटॉमिक रेडियाई, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है ना। ये सारे पॉइंट इसी में आके गैदर हो जाएंगे कि इसका जो कोई भी एटम है इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसकी डी सबसेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है। अगर डी सबसेल फिल हो रही होती है और लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में फिल होता है तो उसे बोला जाता है क्या, डी ऑर्बिटल का कंपाउंड या डी ब्लॉक का एलिमेंट, है ना, सॉरी कंपाउंड नहीं एलिमेंट, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये भी है तो इसका भी डी ऑर्बिटल फिल होना चाहिए, बट ये तो कंप्लीटली क्या है, फिल्ड है, तो इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। तो आपसे अगर पूछा जाए जिंक जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, कैडमियम नहीं है, Hg नहीं है, क्यों नहीं है, कॉपर क्यों है, तो आप बोल देंगे क्योंकि इसका जो ब्लॉक है, इसमें जो एलिमेंट है वो डी सबसेल में कंप्लीटली क्या है, डी ऑर्बिटल में फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, जिसकी वजह से ये डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है ना। बट अगर इसमें फिल्ड हो रहे होते तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता, ठीक है ना। जैसे Zn+3 आ जाता, कभी Cadmium+3 आ जाता, तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट था, उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और फिर हम मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस के साथ, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी तो है ना आपका, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम ऐसा होप करते हैं कि आपको ये समझ में आया है, और जितने जितने स्टूडेंट्स ने देखा है वो अपनी प्रेजेंटी बता के लगाएंगे कमेंट में, ठीक है ना, कि कितने लोगों ने इसको देखा है, तो ताकि मैं भी क्लियर रहूं कि आप इतनी तैयारी कर रहे हैं, आप ये पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टी यही अप्लाई होता है किसमें, एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में चले जाएंगे तो वहां पे F0, F7 और F कौन सा 14, ये 3 पॉइंट्स होंगे जहां पे कलरफुल आयन शो नहीं करेगा, है ना, क्योंकि इन तीनों कंडीशंस में इक्वल, इसमें तो डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होगा, एनर्जी ही नहीं रहेगी, 7 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें एनर्जी ही नहीं रहेगी, इसमें एनर्जी आएगी तो इक्वल एनर्जी फिल होगी, तो ये स्टेबिलिटी खोएगा नहीं, अपनी रिलीज करेगा नहीं, और यहाँ पे जब इसमें आएगी एनर्जी तो ये कंप्लीटली फील्ड हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन, तीनों कंडीशन में इसी तरह इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी, एटॉमिक रेडियाई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मूवमेंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सब कुछ इसी तरह चेंज होता रहेगा। हाँ, इसके बारे में मैंने बताया कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सबसे ज्यादा किसका होता है, टंगस्टन का होता है 74 नंबर पे, है ना। जो डेंसेस्ट एलिमेंट होता है, जो जब डेंसिटी बढ़ने लग जाती है, डेंसिटी कब बढ़ती है वो भी समझ लीजिए, जब स्टेबिलिटी होती है तो एटम इधर उधर नहीं भागते, अपनी जगह पे स्टेबल होते हैं, तो डेंसिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, और जब एटम थोड़ा सा इधर उधर चल के घूमने लग गए, थोड़ा सा एक एटम ज्यादा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो इलेक्ट्रॉन को पुल किया जाएगा, और पुल किया जाएगा तो और कॉन्टैक्ट होंगे, तो ऐसी कंडीशन में डेंसिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी, है ना। तो ऐसे करके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ये चीजें समझ में आई होगी, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, है ना, और कंटिन्यूअस